CH-165 जनरल बख्तावर, इस मौसम में बारिश होना आम बात थी। आसमान से छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। बारिश के कारण पहाड़ी के रास्ते की मिट्टी गीली हो गई थी और रास्ता बहुत फिसलन भरा हो गया था। सस्सर सस्सर नदी की लहरें इतनी तेजी से बह रही थी कि काफी दूर से भी इनकी आवाज सुनाई दे रही थी। ना तो आसमान का कोई अंत दिख रहा था और ना ही वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का। धरती और आसमान के बीच बारिश का पर्दा खिंचा हुआ था। तभी इस बारिश में अचानक वहां पहाड़ी पर बड़े बड़े पंख दिखाई देने लगे। ये पंख किसी और के नहीं बल्कि गरुड़ पक्षी के थे, जो मिलिट्री के खास पालतू बीस्ट माने जाते थे। ज्यादातर इनका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने में किया जाता था। मैजिक बैटल्स में लड़ते हुए इन्हें बहुत कम पाया जाता था। गरुड़ पक्षी एक खास तरह के मैजिकल बीस्ट थे, जिन्हें साइकिक एलिमेंट का इस्तेमाल करके पालने लायक बनाया जाता था। मैजिशियंस और डीमन बीस्ट के कई बैटल्स के बीच में इन्हें पाया गया था। वो मैजिशियन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। इस वक्त वहां एक नहीं बल्कि कई सारे गरुड़ थे। एक खास मिलिट्री फॉर्मेशन में उड़ रहे थे और उनके ओरा से साफ समझ में आ रहा था कि उनके साथ आर्मी के बैटल मैजिशियन थे। इनमें से एक पर सवार आर्मी कोट पहने हुए एक आदमी ने कहा, याद रखो, आप सब एक सैनिक हो। अब तुम कुछ भी करो, वो आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। उस आदमी की बड़ी बड़ी मूंछें थी और उसके हाथ में एक पुराने स्टाइल का टोबैको पाइप था। अपनी हर एक बात पूरी होने के बाद वो इंसान इसका एक कश लेता था। ये उसके लिए सांस लेने जितना नॉर्मल था। ऐसे बहुत कम लोग थे जो आज के जमाने में टोबैको पाइप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले कई सालों में जनरल बख्तावर को इसकी आदत हो गई थी। एक बार उनकी पीठ पर एक कमांडर क्लास बीस्ट ने हमला कर दिया था और उन्हें इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो आज तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए थे और रह रहकर उन्हें वो दर्द महसूस होता था। जनरल कई हीलर मैजिशियंस के पास भी गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। आखिर में उन्हें इस जख्म को कुछ देर सुन करने के लिए और अपना दर्द कम करने के लिए एक खास तरह के तंबाकू का इस्तेमाल करना पड़ा। जनरल बख्तावर, हम अग्निगढ़ शहर से 300 किलोमीटर दूर है। पास में एक खूनी गिद्धों का झुंड रहता है। क्या हमें कुछ करना चाहिए? ये बोलने वाली एक फीमेल बैटल मैजिशियन थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोनों भावें जुड़ी हुई थी। कह सकते थे कि वो बदसूरत थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनके इलाके में पहुंचने के बाद हम पैदल सफर करेंगे, जनरल बख्तावर ने कहा। जी सर, गरुड़ पर बैठे हुए सारे बैटल मैजिशियंस ने एक साथ कहा। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के साउथ में एक गार्डन था जहां कोने में एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का खेमा था। इसमें डीन मुकुंद बैठे हुए थे और सामने केतली में रखी हुई अपनी खास जड़ी बूटियों वाली चाय की खुशबू का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक इस खेमे का दरवाजा इतनी बुरी तरह कांपने लगा मानो अगले पल ही टूटकर गिर जाएगा। अगले ही पल दरवाजा खुल गया। कौन है और ये अंदर आने का कौन सा तरीका है? मुकुंद ने कहा। मैं हूँ, डीन, उस इंसान ने कहा। सूर्यांश तुम? डीन मुकुंद ने उस इंसान को देखा जो अब पहले की तरह बच्चा नहीं रहा था। वो अब काफी बड़ा हो गया था। डीन मुकुंद जब उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि उस इंसान के गले पर और सीने पर 5 नए घाव थे। सिर्फ उसकी कॉलर के ऊपर वाले घाव दिख रहे थे। ये बताना मुश्किल था कि वो कितने नीचे तक थे। देखने में तो ये घाव काफी गहरे लग रहे थे। नए जख्म? अगर ये गले पर थोड़े ऊपर भी लगे होते तो अभी तुम मेरे सामने जिंदा ना खड़े होते। डीन मुकुंद उस इंसान के लिए फिक्रमंद दिख रहे थे। मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं ना, बस बाकी बातों से क्या फर्क पड़ता है। खैर, आखिर मेरे शरीर पर भी बैटल के निशान आ ही गए, सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पक्का तुम्हें उस पंख भेड़िए से लड़ते वक्त मिले होंगे। उसके पंजे बहुत नुकीले होते हैं और अपने शिकार के खून को भी जहरीला बना देते हैं। इन जख्मों को पूरी तरह से ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, डीन मुकुंद ने कहा। उस पंख भेड़िए को तो मैं एक दिन अपने इन्हीं हाथों से मार कर रहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ किसी और जरूरी काम से आया हूँ। सूर्यांश के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि मामला सीरियस था। किसी और काम से? बताओ क्या बात है। एक मिनट, कहीं साउथ मिलिट्री उस डुअल एलिमेंट वाले लड़के में दिलचस्पी तो नहीं ले रही है? मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें सूर्यांश के यहाँ आने की वजह ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। क्या मतलब? वो मेरे छोटे भाई की तरह है। संजीवनी भूमि में मैंने उसकी रक्षा की थी। अभी कुछ दिनों पहले ही उसके डुअल एलिमेंट के बारे में सबको पता चला तो मुझे उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं जनरल, सूर्यांश ने कहा। तुम परेशान मत हो, डीन सूर्यकांत और प्रोफेसर दिवाकर उसके सख्त खिलाफ हैं। वैसे जनरल बख्तावर मेरे पास आए तो थे, डीन मुकुंद ने उसे बताया। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, नॉर्थ मिलिट्री से मेरे एक दोस्त ने मुझे खबर दी है।
कुछ सैनिक जो जनरल बख्तावर के अंदर थे अचानक अपने अपने लोगों के साथ गायब हो गए हैं और जनरल बख्तावर खुद अपनी पोजीशन छोड़ने वाले हैं और कोई नहीं जानता इस वक्त वो कहाँ है, सूर्यांश ने कहा। हाँ, ये बात तो सच है कि पिछले कुछ वक्त से जनरल बख्तावर का रवैया बहुत अजीब हो गया है। शायद वो आगे बढ़ने का कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री में तो इससे आगे वो जा ही नहीं सकते, डीन मुकुंद ने सोचते हुए कहा। मुझे और कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जनरल बख्तावर का दिमाग खराब हो गया है और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में तहलका ला सकता है, सूर्यांश ने कहा। सूर्यांश की बात सुनकर डीन मुकुंद चौंक गए थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ याद आया। एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो इतना गिर सकते हैं? डीन मुकुंद ने पूछा। आप इतना सब जानने के बाद भी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी मुझे बताइए कि वो लड़का कहाँ है, सूर्यांश ने उनसे गुस्से में पूछा। वो तो ट्रेनिंग ग्रुप के साथ अपने मिशन पर गया हुआ है, डीन मुकुंद ने उसे जवाब दिया। क्या जनरल बख्तावर को इस बारे में पता है? हाँ, पता है। अब डीन मुकुंद के पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जानते थे उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। ये सुनकर सूर्यांश को धक्का लगा था। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जनरल बख्तावर के लोग एकदम पागल हैं, जो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और जनरल बख्तावर तो और भी सिरफिरे हैं। आर्मी में रहकर वो कुछ गलत नहीं कर सकते, इसलिए वो अब अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए भी तैयार है। क्या आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कुछ खतरनाक करने वाले हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना गिर जाएगा। जल्दी, हम यहाँ बैठे बैठे और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द अग्निगढ़ जाना होगा। हम उसे ऐसा काम नहीं करने दे सकते, डीन मुकुंद ने कहा। आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ वहाँ, सूर्यांश ने कहा। एक मिनट रुको, अर्जुन जिसने उस पिछले मामले को संभालना था, वो भी अभी यही है। मैं उसे तुम्हारे साथ जाने को कहता हूँ। उसके पास विंड मैजिकल इक्विपमेंट है, वो तुम्हें वहां जल्दी पहुंचा देगा, डीन मुकुंद ने कहा। ठीक है, तो फिर तय रहा, मैं उसी के साथ जाऊंगा। उधर अग्निगढ़ शहर में वक्त मिलते ही आरव ने अपने गंदे कपड़े बदल लिए थे और अब एक स्टोन पिलर पर बैठकर आराम से सैंडविच खाते खाते अपने स्विफ्ट स्टार वोल्फ की और एक 3 आंख वाले भेड़िए की लड़ाई का मजा ले रहा था। अग्निगढ़ जैसे शहर में 3 आंख वाले भेड़िए का मिलना आरव को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ उसे ऐसे ऐसे डीमन बीस्ट मिलेंगे जिनका उसने नाम तक नहीं सुना होगा। इस 3 आंख वाले भेड़िए ने उसकी इन्वेस्टिगेशन वाली चिप की वेव्स को महसूस कर लिया था और यहाँ आ गया था। ये 3 आंख वाला भेड़िया बहुत विशाल था, उस इलाके की ज्यादातर छतों से भी ऊंचा। आरव को याद था कि जब वो पहली बार अपने स्कूल के क्लासमेट्स के साथ इतने बड़े बीस्ट से टकराया था तो वो लोग ऐसे छिपे थे ताकि उस 3 आंख वाले भेड़िए को उसकी सांस लेने की आवाज तक ना सुनाई दे। लेकिन अब एक 3 आंख वाले भेड़िए से टकराने पर आरव का रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे अब इस भेड़िए से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके लिए तो आरव का स्विफ्ट स्टार वोल्फ ही काफी था। वैसे तो दोनों बीस सी वोल्फ थे, लेकिन स्विफ्ट स्टार वोल्फ के सामने वो 3 आंख वाला भेड़िया कुछ भी नहीं था। वो बार बार उस विशाल बीस्ट पर हमला कर रहा था। उस 3 आंख वाले भेड़िए के शरीर पर इतने जख्म देखकर आरव मुस्कुरा रहा था। वो खुश था कि कुछ वक्त पहले तक जिस बीस्ट से वो बचकर भाग रहा था, आज वो उसे आसानी से हरा सकता था। आवो वो 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 अचानक मैजिक बैटल के बीच में उस 3 आंख वाले भेड़िए ने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखकर जोर से गुर्राया। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। आवो वो 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 आवो वो 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 आवो वो 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 वो। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर देखते ही देखते पास से दूसरे भेड़ियों की गुर्राने की आवाज आने लगी। क्योंकि आरव ऊंचाई पर बैठा था, इसलिए उसे अलग अलग बिल्डिंग से, खंडहरों के पीछे से और पुरानी टूटी हुई गाड़ियों से भेड़िए निकलते हुए दिखाई देने लगे। वो उस 3 आंख वाले भेड़िए की आवाज की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। वाह, खुद हारने लगा तो अपने दोस्तों को बुला लिया, आरव ने सोचा। मैंने तो सोचा था कि ये फाइट वोल्फ टू वोल्फ है, लेकिन आरव उस 3 आंख वाले भेड़िए के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने देखा कि एक आंख वाले भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ चारों ओर से आ रहा था। उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि उनके भागने से धरती हिल रही थी। आरव के अंदाजे से वहां कम से कम 50 एक आंख वाले भेड़िए थे। संजीवनी भूमि में इतने एक आंख वाले भेड़ियों के झुंड ने कई सारे मैजिशियंस को सेकंडों में ही मार गिराया था। अब उनसे लड़ने के अलावा आरव के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उस चिप को जमीन में गड़ाए उसे 2 घंटे हो गए थे और इस वक्त वो चिप अगर बाहर आ जाती तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। वो पूरे ग्रुप के सामने बोलकर आया था कि वो अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो अब वो खाली हाथ कैसे लौट सकता था? आरुष, ईशान और निवान उसे ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
संजीवनी भूमि में तो इन भेड़ियों ने उसे बहुत भगाया था और अब उनसे बदला लेने का असली वक्त आ गया था, वरना उसके मैजिक सीखने का और एक मैजिशियन बनने का क्या मतलब होता। दोस्त, तुम इस 3 आंख वाले पर ध्यान दो और बाकियों को मैं संभालता हूँ, आरव ने अपने स्विफ्ट स्टार वोल्फ से कहा। उसका वोल्फ आरव की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वो ये सोच रहा था कि उसके बॉस को इन भेड़ियों के बॉस से लड़ना चाहिए, तो फिर वो उसे उससे लड़ने को क्यों बोल रहा था। आरव बगल वाली बिल्डिंग की छत पर कूदा, जो पूरी तरह पौधों से ढकी हुई थी। आधी बिल्डिंग तो पहले ही गिर चुकी थी और चारों तरफ पेड़ भी उगाए थे। 1237, बहुत अच्छे, अब तुम लोग एक साथ ही मरोगे। आरव के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो अपनी स्टार एटलस बना रहा था। कुछ पलों बाद उसके चारों तरफ एक फियरी ओरा आ गया। देखते ही देखते उसके हाथ में फायर बॉल आ गई थी। आरव ने तुरंत ऊपर से एक फेयरी फिस्ट नीचे रोड की तरफ फेंका। उन भेड़ियों का लीडर एक मोड़ के पास था। सारे एक आंख वाले भेड़िए सीधा वहीं बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके लीडर ने उनके लिए दावत का इंतजाम किया था, लेकिन जैसे ही वो उस मोड़ पर पहुंचे, उनके सामने सिर्फ आग ही आग थी। सबसे आगे चलने वाले भेड़ियों ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा अपने पीछे आ रहे भेड़ियों से टकरा गए। उन पर अचानक हमला हुआ और सातों के साथ एक आंख वाले भेड़िए मौत के घाट उतर गए। जो भेड़िए पूरी तरह से जल गए, वो राख में बदल गए और जो आधे जले थे, वो दर्द से कराह रहे थे, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके लीडर ने उन्हें यहाँ ऐसे मरने के लिए क्यों बुलाया था। वैसे तो संजीवनी भूमि पर जिन एक आंख वाले भेड़ियों ने हमला किया था, उनका झुंड और यहाँ रहने वाले भेड़ियों का झुंड अलग अलग था, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे एक आंख वाले भेड़ियों से सख्त नफरत थी। उसने सिर्फ अपने एक हमले से 7 भेड़ियों की जान ले ली थी और अपने दुश्मन को धूल चटाकर उसके अंदर का जोश और बढ़ गया था। जिन लोगों ने आज तक एक आंख वाले भेड़ियों का सामना नहीं किया था, वो आरव के इस जोश को कभी नहीं समझ पाते, लेकिन आरव इन्हें आज चुन चुन कर मारने वाला था। जब कुछ एक आंख वाले भेड़ियों ने आरव को उनके साथियों पर हमला करते हुए देखा, तो वो भागकर आरव की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने दोनों तरफ से आरव पर हमला करने की कोशिश की ताकि उसे भागने का कोई मौका भी ना मिले। तुम अपनी रफ्तार से मुझे मारने की कोशिश करोगे? आरव ने गुस्से में कहा। उसकी अभी की शक्ति के हिसाब से वो आसानी से अपने चारों तरफ सर्वेंट क्लास मैजिकल बीस्ट की मौजूदगी का पता लगा सकता था। खुद से ज्यादा ताकतवर बीस्ट से लड़ने के कारण उसे इनके अटैक पैटर्न्स का इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि सर्वेंट क्लास बीस्ट से निपटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। यहाँ तक कि वो राक्षसी महामाया और सीड की शापित शैतानी लाश भी आरव को नहीं हरा पाई थी और उनकी रफ्तार तो इन सर्वेंट क्लास बीस्ट से कहीं ज्यादा थी। ये भेड़िए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। आरव के लिए वो खिलौने से बढ़कर कुछ भी नहीं थे।